दोस्तों, मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब रूस और यूक्रेन के बीच भी बड़ा जबरदस्त संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। आज उसकी एक एक तस्वीर और एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर जैसे ही हमला किया, वैसे पश्चिमी देशों ने रूस को आंखें दिखानी शुरू कर दी और रूस ने एक ऐसी धमकी दे डाली है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ साथ आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन, पोल्टावा और किरोवोग्राड में ड्रोन से किया हमला, यूक्रेन में मची अफरा तफरी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने दिखाए तेवर, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की दी इजाजत। पश्चिमी देशों के ऐलान पर भड़क गया रूस, पुतिन ने रूस पर हमला होने की आशंका पर दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी। और इजरायल में हरदिम समुदाय के लोगों को सेना में शामिल करने का आया प्रस्ताव, इस प्रस्ताव पर बुरी तरह भड़का हरदिम समुदाय। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं बुलेटिन की शुरुआत करूंगा, वीडियो की शुरुआत करूंगा। उससे पहले एक अपील आपसे करना चाहूंगा, जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार दुलार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो आपका प्यार मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार लाइक भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी मिल रहे हैं, और ऐसे ही आप लगातार एंगेज रहिए। आने वाली वीडियो में मैं आपके तमाम फिर से आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन तब तक मुझे बताइए कि आप कहां से मुझे बैठकर न केवल देख रहे हैं बल्कि क्या कुछ और सुधार हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खबर की तरफ नजर डाल लेते हैं। खबर क्या है? खबर देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की जो आई है, जिसमें बताया गया है कि रूसी ड्रोनों का एक पूरा वेव देखा गया, कहां पर यूक्रेन के सुमी की तरफ लगातार ये ड्रोन जा रहे थे। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल उतरने के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने बड़ा जबरदस्त हमला कर दिया है यूक्रेन पर। कौन कौन से इलाके पढ़िए? सुमी, पोल्टावा, किरोवोग्राड और खेरसोन पर जबरदस्त हमले किए गए। इस बात का दावा रूस की तरफ से न केवल किया गया बल्कि उसकी तस्वीरें भी सामने आई। दावा यह भी किया गया कि जो हालात वहां पर बने, जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद वह यूक्रेन में मरने वालों की तादाद 8 हुई। अब तक जो अपडेट खबर है उसमें बताया गया है कि रूस ने जो 4 इलाकों में यूक्रेन में ये ड्रोन से हमला किया है, उसमें 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। यानी अफरा तफरी का माहौल यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। जैसी ये खबर आई कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, वैसे ही आपको याद होगा कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक खबर दिखाई थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसे इस्तेमाल करने की इजाजत यूक्रेन को दी है। यानी लंबी दूरी का मतलब समझ लिए, रूस में घुसकर वो मिसाइल हमला करे, इस बात की इजाजत अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई थी, जिस पर भड़क गए थे पुतिन। और जैसे ही खबर आई कि यूक्रेन पर बड़ा हमला रूस ने कर दिया, उसके फौरन बाद ये खबर आई। ये खबर क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर तक हमला करने के लिए इजाजत दे दी है। बताया गया, पुतिन ने, जैसे ही ये खबर आई, पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा अगर फैसला लिया गया तो इसे नाटो की तरफ से, जो नाटो है इनके देश का समूह है, उसकी तरफ से रूस के खिलाफ आधिकारिक युद्ध की घोषणा माना जाएगा। यानी फिर सीधे उनके निशाने पर नाटो सदस्य जितने देश हैं वो आ जाएंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा, पुतिन की तरफ से कह दिया गया है। अब इसी में ज़ेलेंस्की का, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका भी बयान आया जैसे ही हमला हुआ। यूक्रेन को मजबूत करने की योजना, जिसे विक्ट्री प्लान कहते हैं, वो उसमें उन्होंने कहा, जिसे मैंने अपने सहयोगी के सामने रखा था, जिसमें हमारे जो मेन पॉइंट थे उसमें ये थे कि हमारी सेना लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करे, और आखिरकार अमेरिका की तरफ से और तमाम पश्चिमी देशों की तरफ से उसको पुष्टि होती हुई और अनुमति मिलती हुई नजर आई है, जो एक बड़ी बात है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन इस सबके पीछे पड़िए ये एक खबर और है कि नोट द डिसीजन बाय द यूएस अलाउिंग यूक्रेन, क्या अमेरिका द्वारा अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए अमेरिका की निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का निर्णय एक बड़े संघर्ष की तरफ ले जा सकता है। यानी कि ये युद्ध की आग को और झुलसा सकता है। बताया गया ये साल रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत को और ज्यादा उन्नत कर लिया है। कहा गया कि किसी गैर परमाणु राज्य की तरफ से, लेकिन परमाणु सशस्त्र देशों के समर्थन या भागीदारी के साथ रूस के खिलाफ किसी भी हमले को संयुक्त हमला माना जाएगा। यानी ये मत कहिएगा यूक्रेन पर तो परमाणु हथियार है ही नहीं, मैं नहीं जानता, ये साफ कह दिया पुतिन की तरफ से कि उन पर हथियार हो ना हो, परमाणु हथियार हो ना हो, परमाणु बम हो ना हो, न्यूक्लियर पावर है नहीं है यूक्रेन में, इस बात का नहीं जानता। लेकिन जो तमाम देश उसको सहयोग कर रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब परमाणु संपन्न देश हैं। और ऐसे में अगर हमला हमारे ऊपर होता है, यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं सीधे सीधे इसे
मानूंगा कि परमाणु संपन्न देशों के साथ हमारा ये युद्ध है। यानी एक बड़ी धमकी पुतिन की तरफ से दी गई है। एक और खबर पढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, इसी को मैंने आपको बताया था कि बाइडेन ने रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन को ATACMS लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद यह अटैक हुआ है। यूक्रेन के 4 इलाकों में, सुमी है, खैरसोन है, किर्वोकरॉड है, इन इलाकों में जो हमला हुआ ये इसी का असर माना जा रहा है कि रूस ने अपनी ताकत दिखाई है कि हम हमला कर रहे हैं। एक बार अगर आपने रूस की सीमा के अंदर आपकी एक भी मिसाइल आई तो मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूंगा। देखिए क्या बयान आया, बयान में दिखा देता हूं। ज़ेलेंस्की का पहला बयान है, उन्होंने एक और बयान दिया कि आज मीडिया में कई लोग कह रहे हैं कि हमें रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन प्रहार यानी स्ट्राइक शब्दों से नहीं किया जाता। क्या किससे होता है? ऐसी बातें का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि मिसाइलें अपने आप बोलती हैं। यानी वो खुद मानते हैं कि हाँ हमें इजाजत मिली है और बड़ा हमला करने के लिए अब मजबूर होने लगा है यूक्रेन। ये उनकी बातों से झलकता हुआ नजर आया। लेकिन इस सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। खबर क्या, वीडियो पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। In the updated version of the document, aggression against तो पुतिन की तरफ से कहा गया यदि रूस की तरफ बड़े पैमाने पर दुश्मन की तरफ से मिसाइल या UAV लॉन्च किया गया, या जब से ये हथियार रूसी क्षेत्र में घुसे, कभी भी हथियार आए या कोई ड्रोन कोई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया रूसी क्षेत्र में वो घुसे, तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। ये साफ साफ शब्दों में किसने कहा है? पुतिन ने कह दिया है। यह भी कहा है क्रेमलिन की तरफ से, पुतिन हैज बीन इन्फॉर्म अबाउट द वेस्ट डिसीजन, यानी कि जो पश्चिमी देशों ने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि रूस में घुसकर यूक्रेन अब हमला करे, रूस के ऊपर हमला करे, रूस के अंदर जाकर हमला करे। इस बात का जो दावा किया गया है, ये क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई है कि पुतिन इस बात को लेकर बड़े नाराज चल रहे हैं, गुस्से में। अब आइए, अलग अलग देश, जैसे ही खबर मिली कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, वैसे ही पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा। और क्या कहा जा रहा है पढ़िए। ये है पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, PM हैं डोनाल्ड टस्क। उनका बयान आया कि अगले कुछ हफ्ते हमारे मतलब दुनिया के लिए भविष्य तय करेंगे कि क्या होने जा रहा है। क्या वाकई युद्ध होगा, बढ़ जाएगा, या आग बढ़ जाएगी या शांति की। अगले कुछ हफ्ते बेहद खास होने जा रहा है। यही नहीं, सुनिए क्या लिखा है इन्होंने। कहा है पुतिन को फोन कॉल से कोई नहीं रोक सकता है। नोबडी कैन स्टॉप पुतिन विद फोन कॉल्स। कोई भी नहीं रोकेगा। यानी कहीं ना कहीं पोलैंड की तरफ से एक हरी झंडी पुतिन को दी गई है कि भैया बातचीत कर सकते हैं, आप आ जाइए, बातचीत करके सुलझा लेते हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर और पुतिन भड़क सकते हैं। उन्होंने कहा पुतिन शांति के लिए तैयार नहीं है, मुझे उन्हें बुलाने और बात करने का कोई मतलब नहीं दिखता है। यानी कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए फ्रांस की तरफ से हथियार डाल दिए गए कि भैया मैं तो कोई बात करने के लिए इच्छुक नहीं हूं पुतिन से, कि पुतिन से बात करें, उन्हें समझाया जाए। अब आ जाते हैं जरा इजराइल में क्या चल रहा है। दरअसल पहले एक खबर पढ़िए क्या है। ये हरदीम एक समुदाय होता है इनका, हरदीम समुदाय। दरअसल आपने देखा ही होगा कि इजराइल में हर एक व्यक्ति के लिए कंपलसरी, हर परिवार के लिए, कि उनका जो सदस्य होगा, उनके परिवार का सदस्य, वो सेना में शामिल होगा। एक पर्टिकुलर उनकी तरफ से सेना में सेवाएं दी जाएंगी। लेकिन ये हरदीम समुदाय जो होता है वो काफी कट्टर माना जाता है। लेकिन इसके लिए एक तरीके से छूट मान लीजिए इसे, या कुछ भी मानिए, ये जो समुदाय होता है इसके ऊपर कभी भी इस बात का प्रेशर नहीं रहा इस समुदाय पर कि इनके परिवार के कुछ लड़के या जो भी हैं वो आकर इजराइल में जबरदस्ती सेवाएं सेना में देंगे नहीं देंगे। कोई इन पर थोपा नहीं गया था। लेकिन जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैंने बहुत खबरें आपको दिखाई कि कैसे इजराइल में सैनिकों की बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हो गए कि वहां ढूंढने से भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं कि वो इजराइल की सेना में शामिल हो। अब ऐसे हालात में क्या किया जा रहा है, उल्टा बहुत सारे लोग कनाडा चले गए हैं, इजराइल छोड़ कर जा रहे हैं। यानी लोगों की तादाद भी कम हो रही है, सैनिकों की मौत का खबर लगातार आ ही रही है, सेना सिकुड़ती जा रही है। तो लड़ेगा कौन? हमास से कौन लड़ेगा? हूथी से कौन लड़ेगा? हिजबुल्लाह से कौन लड़ेगा? तो अब हरदम समुदाय, जिसे आज तक इस पूरे मामले में कभी भी इस पर प्रेशर नहीं डाला गया, इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया। उसके फौरन बाद खबर पड़ी क्या है। इसमें बताया कि हरदीम द्वारा बड़े प्रदर्शन है, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वहां पर। इसमें बताया गया 7,000 लोगों को इजरायली सेना में शामिल होने का आदेश दिया गया था कि हरदम समुदाय के भी 7,000 लोग इसमें शामिल होंगे, जिस पर इनका गुस्सा भड़क गया। अब ये प्रदर्शन करने पर उतर आए। पढ़िए, इजरायली मीडिया की तरफ से भी इसीलिए खबर आई। खबर क्या है, रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक से चैनल 12 से उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास छोटी ताकतें हैं जो अपनी क्षमताएं खोने लगी हैं। रिजर्व के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही नियमित सेवा वाले लोगों के पास है। उन्होंने कहा हरदम यहूदियों ने उस कानून के विरोध में तेल अवीव में प्रदर्शन किया जिसके तहत उन्हें सेना में भर्ती करने की आवश्यकता है। यानी कि उन पर थोपा जा रहा है कि अब तक आपको छूट थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको अनिवार्य रूप से अपनी तरफ से इजराइल की सेना में सेवाएं देनी होंगी, जिस पर हरदम समुदाय नाराज चल रहा है। अब एक फोटो आई है, इस पहले फोटो को देखिए गौर से।
इसको लेकर क्या कहा गया है? 17 नवंबर 2024, क्या लेबनान ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है? इसको लेकर सवाल किया जा रहा है कि क्या वाकई इजराइल उसे अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि इससे और ज्यादा हिजबुल्लाह भड़क सकता है, लेबनान भड़क सकता है। वहीं लेबनान का दावा है कि उन्हें अमेरिकी युद्ध विराम का प्रस्ताव के बारे में हिजबुल्लाह से की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है, उन्होंने कुछ उस पर टिप्पणी की है। इसके मुताबिक अमेरिकी दूत उमास ने मंगलवार को लेबनान का दौरा करेंगे और उन्होंने कहा कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो इसे पॉजिटिव माना जाएगा और बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। बताया गया है कि आशा वो बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहे और युद्ध विराम को लेकर कोई ना कोई बात हो। हाँ, 2006 में युद्ध विराम से कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान में सबसे ज़्यादा विस्तार किया था, जो आज रुक गया है, लेकिन तब इजराइल को युद्ध विराम की ज़रूरत थी, आज नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। खैर, अब आइए 370 सैनिक होने के बाद ये हालात तो बनेंगे। खैर, अब क्या है, बुर्ज अल मुल्क को लेकर भी खबर आई है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ निहत्थे नागरिक हैं और उनके पास कोई हथियार नहीं है या हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं है। इस बात का दावा बुर्ज अल मुल्क के लोगों की तरफ से किया गया है। काफ़ी और खबरें इसके जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और खबर है ईरान से जुड़ी हुई, ये खबर जरूर दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये प्रेस टीवी की खबर है। इसमें बताया गया कि FM स्लैम्स, यूरोपीय संघ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान की शिपिंग लाइंस पर प्रतिबंध लगाने की योजना की आलोचना कर दी है। दरअसल कहा जा रहा था कि ईरान की जो शिपिंग लाइंस हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन यूरोपीय संघ ने इसकी आलोचना की। वहीं मिसाइल दावों के बीच ईरान ने शिपिंग लाइंस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस पर प्रतिबंध लगाने की यूरोपीय EU की तरफ से लगाया जा रहा है उसकी आलोचना की है और कहा है कि ईरान के प्रति ब्लॉक के अनुरुद्ध जो ये पूरा ब्लॉक है EU का, उसके अनुचित रुख का प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध जो ये पाबंदी लगाई जा रही है पूरी तरह से निराधार है, गलत है, ये नहीं लगनी चाहिए। यानी ईरान भी भड़क गया है इस तरह के बयानों से। वहीं प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया कि इन सब के बीच ईरान ने अपने जो निर्यात टर्मिनल था, मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल था, उसको लेकर एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये पूरी अभी 3 से 4 घंटे के बीच की खबरें थी। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध भड़क गया है, अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश उसे और भड़का रहे हैं, तो वहीं इजराइल में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जहां अब तक आम नागरिक प्रदर्शन कर रहे थे, अब हरदिम समुदाय ने भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।